Assalamu alaikum everyone. Now I'm starting with the lecture of Econ course 101 और हमारा आज का टॉपिक होगा Econ 1 जो कि he shows is consumer is defined by demand side, which we have already discussed. So if we look at demand, what is demand? Demand is composed of two things: the willingness and ability. So if we look at willingness, so willingness is basically described by theory which is called consumer preference. Okay, and ability is defined by budget. Okay, तो अगर इस चैप्टर के अंदर we will discuss in detail what is meant by consumer preference and what is meant by consumer budget. Budget किसका? Consumer का. So I'm writing it over here, consumer budget. तो consumer preference में हम क्या पढ़ेंगे? Consumer preference में हम देखेंगे कि what are the axioms or assumptions axioms of consumer preference. फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि what is how you define consumer preference जो है how we define how we define consumer preferences, and then in that definition we would see what is meant by indifference curve definition and remaining details which is slope and intercept and all, and then we'll talk about indifference curve of perfect substitutes, complements, etc. तो जैसे जैसे हम इस चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे, I would explain the entire thing rather than just writing over here. So start करते हैं. In order to understand this consumer theory, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो कंज्यूमर थ्योरी है, कंज्यूमर बिहेवियर है, उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है. तो कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर थ्योरी इज़ ऑल अबाउट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. ठीक है जी. कंज्यूमर प्रेफरेंसेस जो है वो क्या होती हैं? कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ये होती है कि हाउ द कंज्यूमर मेक्स हिज प्रायोरिटीज once he is offered with different bundles. आप अपने डेली जिंदगी की चॉइसेस में देखें तो you are actually offered in one time, you face with multiple bundles you are offered, and then you will have to make a choice. So you are facing with a choice in every pace of your life. तो जब एक कंज्यूमर इकोनॉमिक्स के अंदर जिस कंज्यूमर की हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड अ रैशनल कंज्यूमर. तो हाउ अ रैशनल कंज्यूमर मेक्स हिज चॉइस, व्हाट आर द बेसिक एक्सियम्स वी अज्यूम वंस वी आर टॉकिंग अबाउट द चॉइसेस मेड बाय कंज्यूमर्स. तो तीन बेसिक एक्सियम्स हैं जो कि हम लेते हैं कि एक रैशनल कंज्यूमर जो है वो इन सर्टेन वे में इस तरह से बिहेव करता है. तो बेसिक एक्सियम्स जो हैं कंज्यूमर थ्योरी के, जो कंज्यूमर के हैं, वो है नंबर 1 ही कंप्लीटनेस, दूसरा है ट्रांजिटिविटी के डू यू के वेदर ही लाइक्स ए ओवर बी. ए ओवर बी तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ए इज प्रेफर टू बी, या ही वो ये बता सकता है कि बी इज प्रेफर टू ए, या वो ये बता सकता है कि ए और बी जो है वो मेरे लिए इनडिफरेंट है. ये ग्रेटर का साइन है, ये इसका मतलब है ए इज मोर देन बी, बी इज मोर देन ए और ए इज इनडिफरेंट टू बी. तो ये हमारे वही जो ग्रेटर देन और लेस देन
और इक्वल्स के जो साइन होते हैं उनको हमने, क्योंकि ये क्वालिटेटिव है तो हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया. सो इफ अ कंज्यूमर इज रैशनल एंड ही इज ऑफर्ड विद 2 bundles, he clearly knows that whether he stands here, whether he stands here, or whether he stands here, he has a complete judgment of what he likes. This is called completeness. दूसरा जो है ट्रांजिटिव, ज्यादा पसंद है बी से और बी बंडल जो है वो ज्यादा पसंद है सी से, तो इसका सिंपली ये मतलब होगा कि उसको ए बंडल पसंद होगा सी से. सो इफ ए इज प्रेफर टू बी एंड बी इज प्रेफर टू सी, देन दैट मस्ट शो दैट ए इज प्रेफर टू सी. ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाए. एंड दिस होल्ड्स फॉर लेस देन साइन एंड दिस होल्ड्स फॉर इंडिफरेंट साइन. तीसरा है मोर इज प्रेफर टू लेस. इसका मतलब है कि इफ यू आर हैविंग 2 bundles ए एंड बी, और जबकि ए के अंदर जो है वो कमोडिटीज हैं सपोज एक्स वाई, और वो है 2 and 2, और जबकि बी के अंदर कमोडिटीज हैं 2 and 3, सिंस B bundles is giving you a 1 unit more of commodity Y, so you would prefer B over A. So this is called non-satiation, that more is preferred to less. So जब आप एक कंज्यूमर का एनालिसिस डिस्कस करने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि कंज्यूमर जो है वो इन 3 चीजों को फॉलो कर रहा है. गिवन दिस, now we are moving towards that how we define the consumer behavior. Now consumer behavior, how consumer choose, how he can make decision, this is all called consumer behavior. तो अभी क्योंकि in order to understand things more clearly, we are assuming कि consumer जो है वो he is facing with choices and he has to make his decision. तो first thing ये है कि let's take a table which represents different choices he is given with, and then he will have to see कि he will be looking at those bundles, and he will be given this assumption completeness, transitivity, and more is preferred to less, we will be watching that which bundle is preferred to which one. तो अगर मैं ये स्लाइड्स को जरा ओपन करूं जो कि चैप्टर नंबर 3 की स्लाइड्स है, तो यू कैन सी के ये मेरे पास में, ये इसको अपलोड भी कर दूंगी इसके साथ. देखो आप कि इसके अंदर हमारे पास कंज्यूमर बिहेवियर ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं. इसमें से रिवील प्रेफरेंस वाला जो है वो पोर्शन ये हम नहीं करेंगे, और जो है अपना बाकी चीजें हम इसमें से करेंगे. ठीक है जी. तो आई एम मूविंग ऑन एंड देन आई हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट कंप्लीटनेस एंड ट्रांजिटिविटी एंड मोर इज प्रेफर टू लेस. आई जस्ट हैव टॉक्ड अबाउट. अब मैं आगे की जो चीजें हैं वो मैं इस बंडल के थ्रू करवाना चाह रही हूँ. तो ये जो बंडल है, लेट्स से अगर मैं इसको कॉपी करके, इफ आई जस्ट कॉपी इट, नो इट्स नॉट बीइंग कॉपीड, कॉपी कर सकते हैं. लेट्स सी, कंट्रोल सी कॉपी. Yeah, copy is there. So if I just copy it and I paste it over here, paste, yes, I have it. So if I have this table, so the table has the details of मार्केट बास्केट, यूनिट्स ऑफ फूड एंड यूनिट ऑफ क्लोथिंग. तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि कंज्यूमर है, उसको फूड और क्लोथिंग के डिफरेंट यूनिट्स ऑफर किए जा रहे हैं, और उन बंडल्स को ए बी सी डी का नाम दिया हुआ है. इसमें सी मिसिंग है क्योंकि हमने क्लोथिंग को सी का नाम दिया हुआ है, और एफ मिसिंग है क्योंकि फूड को हमने एफ का नाम दिया हुआ है. तो ये नाम डिफरेंट रखे हुए हैं. एक ए बंडल के अंदर 20 और 30 है, यानी 20 यूनिट ऑफ फूड एंड 30 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग. बी के अंदर है 10 यूनिट ऑफ फूड एंड 50 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग, एंड सो ऑन. ये सारे बंडल्स है. अब हमें ये देखना है कि कंज्यूमर गिवन दैट 3 assumption of transitivity, more is preferred to less and completeness, तो इसकी वो ऑर्डरिंग कैसे करता है, इसमें से कौन सा बंडल प्रेफर्ड है, कौन सा बंडल प्रेफर्ड नहीं है, और कौन सा बंडल किस तरीके से लिया जा रहा है. तो इसके लिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं. इसको ग्राफ बनाने के लिए हम एक्स एक्सिस पे फूड ले लेंगे और वाई एक्सिस पे क्लोथिंग ले लेंगे. ये मैं दोबारा से यहाँ से इसका कॉपी करती हूँ ग्राफ, ताकि हमें समझ आ सके. लेट मी कॉपी नहीं, हाँ कॉपी, और यहाँ से मैं इसको पेस्ट करती हूँ. सो हियर आई गो टू पेस्ट. या नहीं, इसने सही से पेस्ट नहीं किया, तो हम ऐसा करते हैं, हम उधर से ही देख लेते हैं. ये देखें आपके पास, अब ये देखें ये क्या है, ये सारे बंडल्स हैं. यहाँ पर उसने फूड ले लिया है 10 20 30 40 40, 10 20 30 क्लोथिंग है, और ये जो है पॉइंट ए को एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट लिया है, और बाकी सारे पॉइंट जो है ना उसने यहाँ पे प्लॉट किए हुए. ठीक है. अब इससे क्या हुआ, मैं अभी इसको दिखा देती हूँ यहाँ पे आपको, बल्कि बना के दिखा देती हूँ कि इसको अगर हम सपोज करो कि बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे. सो इफ वी हैव लाइक, यहाँ पर हम लेंगे
फूड जिसको हम F कह रहे हैं, और यहाँ पे क्लोथिंग जिसको हम C कह रहे हैं, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे स्केलिंग कर रही हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40 and 50. Here I am going with 10, 20, 30, 40 and 50 and what I am trying to do, क्यों मैंने किए, ये नंबर्स ऐसे थे। A के अंदर मेरे पास है 20 और 30, 20 ऑफ फूड एंड 30 ऑफ क्लोथिंग। तो 20 ऑफ फूड ये है और 30 ऑफ क्लोथिंग कहाँ पे जा रहा है, इसको मैं ज़रा एक्सटेंड करती हूँ लाइन को ऐसे, 20 ऑफ फूड एंड 30 ऑफ क्लोथिंग। ये वो पॉइंट है जो पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बी को देखो 10 एंड 50, 10 ये है और 50 कहाँ पर है, 50 है यहाँ पे। तो बेसिकली ये पॉइंट यहाँ पर आएगा बी, ठीक है। सी पॉइंट को देख और डी पॉइंट को देख लो, 40 एंड 20, दिस इज 40 एंड 20 वुड बी समवेयर यहाँ पर, ये देखें। तो ये आपका सी नहीं, ये आपका है डी पॉइंट्स, डी पॉइंट। और उसके बाद ई पॉइंट है 30, 40, 30, 40, 30 इज फूड एंड 40 इज द क्लोथिंग। सो 30 इज द फूड एंड 40 इज द क्लोथिंग। सो दिस पॉइंट इज दिस एंड दिस पॉइंट इज बेसिकली ई। उसके बाद है जी पॉइंट 10, 20, 10 और 20, ये पॉइंट है जी। और एच पॉइंट कहाँ पर है, 10, 40, 10 एंड 40, वो है यहाँ पर, ये है जी पॉइंट। अब जरा आप इन सारे पॉइंट को गौर से देखें कि मैंने यहाँ पर एक जो पॉइंट लिया ना, रेफरेंस पॉइंट ए, उसको फोकस करें। इस पे 20 यूनिट्स ऑफ फूड था और 30 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग था, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग, गिवन द एक्सियम्स ऑफ मोर इज प्रेफर टू लेस, पॉइंट ई जो है वो ए से बेटर है, क्योंकि पॉइंट ई के अंदर 20 की बजाय 30 यूनिट्स ऑफ फूड है और क्लोथिंग के भी 10 यूनिट ज्यादा है। सो डेफिनेटली पॉइंट ई जो है वो ए से बेटर है। अगर मैं जी को देखूं तो जी इज लेस देन ए, तो ए इज बेटर देन जी, क्योंकि यहाँ पे दोनों की कम है। जबकि इफ आई लुक एट द पॉइंट्स जी और डी और ये सारे, तो लुक एट कंपेयर ए एंड डी। सो ए के अंदर वी हैव 20 यूनिट्स ऑफ फूड, whereas in D we have 40 units of food. So food is increasing while clothing is 30 and यहाँ पर है 20, तो clothing is decreasing. So what is happening, we call के E is preferred to A, G is not preferred to A, or we say that D is basically indifferent to A. एंड वाई डू वी से इट, इसी तरीके से डी और ए इंडिफरेंट है, इसी तरह से ए और बी या ए और जी में से कोई इंडिफरेंट, हम अज्यूम करते हैं कि ए और बी भी इंडिफरेंट है, क्योंकि बी के अंदर भी वही कहानी है कि फूड कम और क्लोथिंग ज्यादा है। अब क्या मतलब है, क्यों इंडिफरेंट है ये, बेफिट तो समझ में आता है कि समथिंग इज गुड बेटर इन बोथ वेज, तो वो पॉइंट तो बेहतर होना चाहिए। सिमिलरली जी शुड बी लेस देन ए, मगर डी में क्या खास बात है, व्हाई इट्स इंडिफरेंट, इट इज इंडिफरेंट बिकॉज all these points have same level of satisfaction. Now how come they have the same level of satisfaction? The answer is कि if I compare A and D, so A के अंदर आपके पास जो था वो ये था, यहाँ पे देख लो, ए के अंदर आपके पास था 20 एंड 30, और जो डी पॉइंट है उसके अंदर है 40 एंड 20. सो इफ आई कंपेयर 20 with 40, there is increment in food items. When a consumer is given more food, तो उससे इसकी utility बढ़ जाती है. So increase in food is increasing his utility. Whereas at the same time there is a reduction in clothing. So reduction in clothing will cut off the level of utility which was raised due to the increase in food. तो एक तरफ से यूटिलिटी बढ़ रही थी और एक तरफ से यूटिलिटी कम हो रही थी, और एट द एंड इंक्रीजिंग यूटिलिटी आउटवेज द डिक्रीजिंग यूटिलिटी, एंड फाइनली द कंज्यूमर फाइंड्स हिमसेल्फ एट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एट डी एज ही वाज एट ए. तो ये सारे इन डिफरेंट पॉइंट, वो सारे पॉइंट्स जिसके ऊपर कंज्यूमर की यूटिलिटी सेम रहती है, these all points are called indifferent points. And if we join all these points, then we have a curve called indifference curve. So practically अगर मैं B को A के साथ और D के साथ join कर दूं, तो ये जो line curve बन रहा है ये है indifference curve. So if I just define indifference curve, so what is an indifference curve? Indifference curve
is path, locus. locus क्या चीज होती है? path of all those points at which utility remains same. तो अगर यूटिलिटी रिमेन सेम होती है तो अगर हम इसको अलग से बना लें, यहाँ पे हम ले लें फूड और यहाँ पे ले लें हम क्लोथिंग, और ये हमारे पास हो गया फूड एंड क्लोथिंग. ठीक है जी. तो ये आपका क्या बन गया? इंडिफरेंस कर्व. और इसकी खास बात क्या होती है? इसमें यूटिलिटी कांस्टेंट होती है. अच्छा, अब अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पर लेती हूँ तो क्या होगा? इसके ऊपर यूटिलिटी ज्यादा होगी. मतलब यू में से यू डबल बार, वेयर यू डबल बार इज ग्रेटर देन यू बार. और इसके सारे नीचे पॉइंट्स पे भी यूटिलिटी है, लेकिन वो इससे कम होगी. सो प्रैक्टिकली वी हैव अ सिचुएशन लाइक जहां पर हमारे पास यहाँ पर ना बहुत सारे कर्व्स होते हैं. ये कलेक्शन ऑफ द कर्व्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप. ठीक है. सो वी जस्ट हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट कंज्यूमर बिहेवियर की प्रेफरेंसेस, एक्सियम्स, फिर प्रेफरेंसेस, फिर इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस मैप. अब जरा हम आगे चलते हैं तो देखेंगे क्या है. अच्छा, अब देखो एक और चीज मैं आपके सामने बना रही हूँ. यहाँ पर है आपके पास फूड और यहाँ पर है आपके क्लोथिंग. ठीक है. हम एज्यूम करते हैं कि ये मेरे पास ग्राफ है. ठीक है. और सपोज करें फूड क्लोथिंग ले लें. अब यहाँ पर ना ऐसा करो x1 और x2 कर लो, कोई और कमोडिटी हम कर रहे हैं. ठीक है. और मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाती हूँ. आई कॉल इट पॉइंट ए एंड आई मेक अ पॉइंट इट कॉल पॉइंट बी. And what I am doing, I am moving from point A to point B. And what is happening that I am increasing commodity X1 by a certain amount. कितने amount से? इतने amount से. And correspondingly there is a decrease in X2. And why it is so? Because we know that indifference point are those points at which utility remains same, and it is only possible that if you are increasing one commodity, then you must be compensated by reduction of other commodity such that utility remains same. So yeah, if you look at it at this point, so there is an increment in x has taken place. ठीक है. And there is a corresponding reduction which you can see over here. यही सारी चीज मैं यहाँ पर करती हूँ. सपोज करो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेती हूँ और मैं एग्जैक्टली जितना डिस्टेंस ये वाला है उतने ही डिस्टेंस के ऊपर ये एक और मैं लाइन लेती हूँ और ये मैंने बनाया और आई वाज वेरी स्मॉल. सो क्वेश्चन राइजेस दैट व्हाट इज दिस. पहली बात तो ये है कि ये है जनाब कि how much change in x2 is taking place whenever you are changing x1, delta x2 और delta x1. तो ये क्या चीज होती है? ये होती है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को टेक्निकली कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है जी. मार्जिनल रेट ऑफ तीन बातें हैं. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. रेट क्यों? क्योंकि ये रेशो है. मार्जिनल क्यों? क्योंकि यहां पर हम कह रहे हैं कि इफ डेल्टा एक्स इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट then what is change in x2? so we are changing at margin. substitute क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर x2 is substituted by x1. that's why ये कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया कि ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है जहां पर ये u बार कांस्टेंट है. तो लेकिन ये क्यों फर्क है? यानी कि why it's like that at this moment once we are increasing x by 1 unit we are sacrificing x2 by a huge amount, while in a later stages once we are increasing x1 by 1 unit but at the same time we are decreasing x2 by a very small amount. इसका जो आंसर है वो ये है कि जो diminishing marginal utility, इसका आंसर क्या है? The answer to this question is diminishing मार्जिनल यूटिलिटी. अब ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या चीज होती है और डिमिनिशिंग क्या है? डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? द एडिशनल यूटिलिटी बाय यूजिंग एन एडिशनल यूनिट. पूछ रही हूँ आपसे, इसका जवाब है कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ये डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग होती है. इसका क्या मतलब है? देखें, जब पॉइंट ए के ऊपर का कंज्यूमर है तो उसके पास x2 का एक ह्यूज अमाउंट है. एंड हमारी थियरी क्या है
और x1 का एक स्मॉल अमाउंट है। तो हमारी थियरी ये है कि जब भी हमारी किसी चीज़ की प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा होती है तो उसकी हमारे पास यूटिलिटी कम होती है। तो the moment the person has more of something, the marginal utility he derives by consuming more of it goes down. तो हो क्या रहा है यहाँ पर पॉइंट ए के ऊपर he has got more of x2 and less of x1. So once we add one unit over here at this stage, so it adds to his utility. Since we are trying to find another indifference point, which is b, so in order to make an indifference point, we need to reduce the amount of utility which is being added because of the consumption of one more unit at point a. ए पॉइंट से जो उसने यूटिलिटी गेन किया है x1 को फर्दर इंक्रीज करने से वो ह्यूज है, तो उसको रिडक्शन जो है उसकी ज्यादा होगी x2 की, तो वो जो एडिशन है वो कॉम्पनसेट होगा और कंज्यूमर दोबारा इंडिफरेंट पॉइंट पे आएगा। इसीलिए ए से बी पर जब वो मूव किया तो उसने x1 का एक यूनिट बढ़ाया, जिससे उसकी यूटिलिटी बढ़ गई बहुत ज्यादा, तो उसकी कॉम्पनसेशन भी उतनी ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर यही चीज आप दैट इज रिजल्टेड इन द रिडक्शन रिक्वायर्ड in order to keep him at the same indifference level is not high, so यहाँ पर रिडक्शन जो है वो कम है। तो रीजन क्या है इस, तो हम कहते हैं कि जो MRS है, MRS वो डिक्रीजिंग है, ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिलीवर कर दिया। अब हम जरा आगे देखते हैं कि क्या कुछ है। सो वी आर डन विद दिस, और we are done with this map and move on। ये मैं भी कॉन्सेप्ट करा देती हूँ आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी करवाया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और ये डिमिनिशिंग। ये देखो ये वही गैप्स हैं जो कि मैं आपको दिखा रही थी। दिस वन इज इंक्रीजिंग x by 1 unit every time, but the sacrifices you are making by the clothing is -6, -4, -2, -1, so that the same story over here। ठीक है जी। उसके बाद है नेक्स्ट, ये मैंने नहीं अभी आपको बताया, तो आगे चलते हैं। तो उसके बाद जो आपने एक डायग्राम देखा था वहां पे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने अभी तक जो करवाया आपको मार्जिनल इंडिफरेंस कर्व और उसकी रिलेटेड जो डिटेल्स है वी आर डन विद। एक छोटी सी डिटेल जो है वो इंडिफरेंस कर्व में रहती है, उसको हम कर लेते हैं, और वो ये है कि मार्जिनल इंडिफरेंस कर्व्स, क्या डिटेल्स है, इंडिफरेंस कर्व्स आर नेवर इंटरसेक्टिंग, नेवर इंटरसेक्टिंग। इसका क्या मतलब है, चलो हम बना के देख लेते हैं। इंटरफेस कर्व नेवर, ये सपोज करें दो है x1 और x2, ठीक है जी, और मैंने इंटरफेस कर्व बनाया, ये है मेरा I1, और एक मैंने इंटरफेस कर्व बनाया I2, और ये मैंने बना लिए इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और मैं देखना ये चाहूंगी कि क्यों नहीं होते, कुछ मसला होगा, वो मसला हम देखना चाह रहे हैं। तो लेट्स कॉल दिस पॉइंट A एंड लेट्स कॉल दिस पॉइंट B, ठीक है जी। तो सिंस A and B are on same indifference curve, that is I1, so A must be indifferent to B। ये हमें पता है कि एक ही इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स पे यूटिलिटी सेम होती है, तो इंडिफरेंट होते हैं। अब सपोज करें कि मैं एक पॉइंट लेती हूँ C, ठीक है, एंड इफ यू लुक क्लोजली तो आप ये देखोगे कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है ना, ये वाला, ठीक है, सॉरी ये वाला इंटरफेस कर्व जो है, इस पे C पॉइंट भी है और A पॉइंट भी है। टू अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि क्योंकि A और C दोनों एक ही पॉइंट पे, तो A शुड बी इंडिफरेंट टू C। अब आप देखो कि अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ B इज इंडिफरेंट टू A, चाहे मैं लिखूँ A इज इंडिफरेंट टू B या B इज इंडिफरेंट टू A, एक ही मतलब है, एंड A is indifferent to C, and this implies according to transitivity rule that B should be indifferent to C। तो आप मुझे ये बताओ, क्या B और C जो है ये दो पॉइंट्स, क्या ये इंडिफरेंट है? नो, क्योंकि इस पे x1 अगर फिक्स भी है तो B पॉइंट पे x2 इज मोर, सो B एंड C आर नेवर इंडिफरेंट। यहाँ पर साफ नजर आ रहा है B इज प्रेफर टू C, तो इसका मतलब है कि अगर हम इंटरसेक्टिंग इंडिफरेंस कर्व लेंगे तो हमारी ये ट्रांजिटिविटी एक्सियम लॉस हो जाएगा। इस वजह से हम जो है वो ये वाले इस तरह के वी नेवर मेक इंडिफरेंस कर्व विच आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था जो आपने कर लिया।
उसके बाद अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए वो ये है कि सपोज करो कि इंडिफरेंस कर्व हमने सीख लिया अब, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर एक प्रोडक्ट ऐसी है जैसे कि पेप्सी एंड कोक, ये दो प्रोडक्ट है, जैसे मैं वहां पे एक्स वाई ले रही हूँ या फूड एंड क्लोथिंग ले रही हूँ, इसी तरह मैंने पेप्सी एंड कोक दो प्रोडक्ट ले लिए और मैं इनका इंडिफरेंस कर्व बनाना चाह रही हूँ। और एजम्पशन ये है कि अगर सपोज करो कि मैं 2 पेप्सी और 2 कोक ले लूँ और 1 पेप्सी या 3 कोक ले लूँ या 3 पेप्सी और 1 कोक ले लूँ, इन सबको मिला के 4 बॉटल्स बनती हैं। तो मुझे इंटरेस्ट है टोटल 4 बॉटल्स में। आई एम नॉट केयरिंग अबाउट वेदर आई टेक अ पेप्सी और अ कोक। सो व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर कॉल्ड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इफ आई एम इंटरेस्टेड इन अ टोटल नंबर, तो इसका इंडिफरेंस कर्व कैसा नजर आएगा? वुड इट बी एग्जैक्टली लाइक डाउनवर्ड स्लोपिंग? सो लेट्स सी। यहाँ पर मेरे पास है कोक और यहाँ पर मेरे पास है पेप्सी। सपोज करो ये है 1, ये है 2 और ये है 1 और ये है 2। ठीक है जी, मैं हूँ आई हैव टेकन इसके मुझे नंबर्स जो है ना बड़ा करना पड़ेगा, सॉरी। मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लेती हूँ, नंबर छोटे करने पड़ेंगे। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अब ठीक है, तो मैं लेती हूँ सपोज पहला नंबर कि मुझे 2 यूनिट्स ऑफ पेप्सी और 2 कोक्स है एंड दैट मेक्स दिस पॉइंट। ठीक है जी, ये पॉइंट है एक। तो it is equal like that if I take 1 coke and 3 Pepsis और I take 3 cokes and 1 Pepsi, ये तीनों पॉइंट इंडिफरेंट है और अगर मैं इनको ज्वाइन करूँ तो एक सीधी लाइन बनती है और अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ना तो ये बनेगा। ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर मैं चारों कोक भी ले लूँ ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे इसका मतलब है अगर मैं चारों पेप्सी भी ले लूँ तो मुझे मेरा यूटिलिटी लेवल सेम रहता है। तो ये क्या चीज है? ये एक इंडिफरेंस कर्व है। क्यों? इसमें ट्रेड ऑफ है। इफ यू आर इंक्रीजिंग कोक यू आर डिक्रीजिंग पेप्सी ऑलवेज। ये देखो, ये ट्रेड ऑफ है, ये ट्रेड ऑफ है। सो यूटिलिटी लेवल इसमें सेम रहेगा, लेकिन ये इंडिफरेंस कर्व ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये केस है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स का। तो इसका मतलब है कि क्या पता चला हमें? whenever we have perfect substitute products the indifference curve would be a straight line downward sloping. So ये वो products हैं जिनके अंदर यानी इतनी substitution है कि it does not make any difference whether we take Pepsi और whether we take Coke. तो एक और तरह की complements है, एक और तरह की products है जो इतनी ज्यादा नॉन सब्स्टिट्यूटेबल है कि it cannot be used alone but they have to be used in a combination. सब्स्टिट्यूशन तो पॉसिबल है, जैसे राइट शू और लेफ्ट शू। सपोज करो अगर आप राइट शू और लेफ्ट शू को दो प्रोडक्ट्स लेते हो, ठीक है जी, एंड लेफ्ट शू, तो क्या होगा कि इफ यू हैव 1 राइट एंड 5 लेफ्ट, तो इसमें क्या होगा कि 1 और 1 तो ठीक है, लेकिन जो 4 एक्स्ट्रा लेफ्ट शूज है वो रिडंडेंट है, बेकार है। सो कंज्यूमर यूटिलिटी डज नॉट चेंज इफ ही गिवन मोर ऑफ वन प्रोडक्ट एंड लेस ऑफ वन प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है कि देखो, अगर मैं इसका इंडिफरेंस कर्व बनाना चाहूँ तो यहाँ पे है राइट शूज, इसको हम x1 कह देते हैं, इसको हम x2 कह देते हैं। तो एक राइट शू और एक लेफ्ट शू से एक सर्टेन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है जो इस पॉइंट से रिप्रेजेंटेड है। अगर उसको सेटिस्फेक्शन बढ़ानी है, अगर वो सपोज अपने लेफ्ट शू को कांस्टेंट रखे और राइट शू को बढ़ाता चला जाए, उसकी यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है, यानी इस सारे पॉइंट्स पे यूटिलिटी नहीं बढ़ रही। इसी तरह से अगर वो राइट शू को कांस्टेंट रखे और लेफ्ट को बढ़ाता जाए तो भी यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है। तो ये देखो, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर कंज्यूमर की यूटिलिटी कांस्टेंट है, तो इसलिए हम इसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। कौन सी प्रोडक्ट का? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स कहते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। ओके और अगर हमें यूटिलिटी बढ़ानी है तो 1 1 की बजाय हमें कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा 2 ऑफ दिस एंड 2 ऑफ दैट, सो दैट प्रैक्टिकली इज अपर पॉइंट। सो दिस वुड हैव बीन द न्यू इंडिफरेंस कर्व विद अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो इसको कह दो I/2। समझ आ गई? सो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये ऊपर के इंडिफरेंस कर्व जो ना हायर लेवल को शो करेंगे। तो हमने बेसिकली 3 तरह के इंडिफरेंस कर्व पढ़ लिए। कौन कौन से? एक हमने पढ़ लिया कन्वेंशनल, लेट्स से ये x1 है, ये x2 है, ये वाला। दूसरा हमने पढ़ लिया द केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, और तीसरा हमने पढ़ लिया
परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का केस। ठीक है, ये भी यू बार है, ये भी यू बार है और ये भी यू बार है। सो वी आर डन विद दिस, मूविंग ऑन टू द स्लाइड्स, लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हाँ, बैड्स। बैड्स का क्या मतलब है? बैड्स का मतलब है कि अगर आपके पास एक कमोडिटी गुड है और एक कमोडिटी बैड है, वो क्या हुआ, वो क्या एग्जांपल हुई? वो है जैसे कि कार एंड पोल्यूशन। इफ यू वांट मोर कार यू विल हैव टू फेस मोर पोल्यूशन। तो अगर मैं कार को यहाँ ले लूँ और पोल्यूशन को मैं यहाँ पे ले लूँ, तो क्या मतलब है? सपोज करो एक कार और सर्टेन अमाउंट ऑफ पोल्यूशन गिव मी दिस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। if I have more cars, if I want to go for more cars, that would add into my utility. ठीक है, but at the same time it will create some pollution that will decrease my utility. So वो point, more car is associated with more pollution and utility remains same. So ये वो difference curve है for bad commodity. So whenever one commodity on axis is good and other commodity on other axis is bad, we will have positively sloped indifference curve. तो ये तीसरी तरह की इंडिफरेंस कर्व है। आगे चलते हैं, ये वी आर डन विद दिस, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। स्लोप को डिस्कस कर लिया मैंने, ये सारा डिस्कस हो चुका, इसकी जरूरत नहीं है आपको। ओके, सो वी आर एक्चुअली डन विद द बजट लाइन। अब हम विद इंडिफरेंस कर्व, अब मैं आपको जो है नेक्स्ट स्लाइड जो है वो इंडिफरेंस कर्व की बजट लाइन की रिकॉर्डिंग करूंगी, क्योंकि ये फिर जो है ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग रुक भी जाती है और यूट्यूब पे अपलोड करना मुश्किल होता है। तो यहाँ से हम आगे शुरू करते हैं।